हेलो हाय नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से विद्यादान के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं रोशन कुमार आप सभी के लिए एसएससी CHSL टायर 1 का 24 नवंबर का शिफ्ट 1 का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा। 25 क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं। चलिए सीधे सेशन की ओर चलते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न ये है, ए और बी ने क्रमशः 10,000 रुपया और 15,000 रुपया निवेश किया। यदि व्यवसाय में ने 12,000 रुपये का लाभ कमाया तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। दो आदमी ए और बी ने मिलकर व्यवसाय को शुरू किया। ए ने 10,000 और बी ने 15,000 रुपया लगा के व्यवसाय को शुरू किया। टोटल लाभ 12,000 रुपया मिला, तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा? हम लोग सभी लोग जानते हैं, इतना क्वेश्चन हम लोग किए हैं जो सभी लोग को आप पता चल गया होगा। जो प्रॉफिट को हम किसके रूप में बांटते हैं? कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रूप में बांटते हैं। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रूप में क्या बांटते हैं? प्रॉफिट को। यहाँ पर टाइम क्या है? कांस्टेंट है, मतलब टाइम का जिक्र नहीं है, मतलब टाइम कांस्टेंट है। तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। देखिए प्रश्न में 3 जीरो कॉमन है, यहां से 3 जीरो खत्म कर दीजिए, यहां से 3 जीरो खत्म कर दीजिए। 5 से काटिएगा, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। 2 और 3 का रेशियो आ गया आपके पास। क्या आ गया? 2 और 3 का। ये किसके अनुपात में आ गया? इन्वेस्टमेंट 2 रुपया करा और 3 रुपया किया, टाइम कांस्टेंट है, तो लाभ का भी रेशियो हमारा क्या हो गया? 2:3 में। ए और बी क्या अनुपात आ गया? 2:3। टी कांस्टेंट है तो पी बराबर आई हो जाएगा, यही प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब कह रहा है यदि व्यवसाय ने 12,000 का रुपया का लाभ कमाया तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। टोटल 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें ए का हिस्सा पूछ रहा है। टोटल हमारा कितना है? 12,000 रुपया लाभ होता है। प्रश्न में हमारा कितना है? 5 का वैल्यू है, 5 का वैल्यू। और टोटल ए का हिस्सा कितना है? ए 2 है। ठीक है, सिंपल काट दीजिए जो कट रहा है। 24 पचे 120, 2400 गुने 2 कितना हो जाएगा? 4800। कितना हो गया? 4800 रुपया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो। सिंपल सा था। प्रॉफिट को हम किसके रूप में बांटे? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम में। टाइम हमारा क्या है? कांस्टेंट है, तो प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 संख्याओं का औसत 18 है। यदि दो संख्याएं 14 और 22 हटा दी जाए तो शेष संख्या का नया औसत क्या होगा? 6 संख्याओं का औसत कितना है? 18। तो उसका सम कितना हो जाएगा? 6 संख्या का औसत 18 है तो सम कितना हो जाएगा? 18 छके 108। इसमें 14 और 22 वाली दो संख्या को हटा दी जाए। 14 और 22 का योग कितना हो जाता है? तो 36 माइनस कर दिया जाए। 36 अगर माइनस कर देते हैं तो 8 में 6 गया 2, 10 में 3 गया 72। ये कितने संख्या का है? 4 संख्या का। 4 संख्या का सम हमारा जो है 72 है। इसका नया औसत कितना हो जाएगा? कहेगा सर 4 से भाग दीजिएगा, 72/4 कितना हो जाएगा? 18। आंसर 18 हो गया। एक तरीका तो ये है, आप सम से निकाल सकते हैं, एक डेविएशन से भी निकाल सकते हैं। किससे? डेविएशन से। देखिए कैसे। हम टोटल एवरेज कितना मान लेते हैं? 18। एवरेज हम कितना मान लिए? 18। एक संख्या जो है एवरेज से -4 कम है। कितना कम है? -4। और दूसरी संख्या एवरेज से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। इसका डेविएशन कितना हो गया? 0। जब डेविएशन 0 हो जाए तो जितना हम एवरेज माने हैं वही हमारा क्या हो गया? एवरेज हो गया। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा तो एवरेज हमारा कितना हो गया? 18। आप डेविएशन से भी लगा सकते हैं, नॉर्मली गुना करके भी बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय 50,000 रुपया हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? प्रश्न में हमें प्रतिशत में दिया हुआ, हमसे पूछ क्या रहा है? प्रतिशत में। तो ओरिजिनल डाटा का हमें कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनल डाटा से हमें कोई मतलब नहीं। ये 5,000 रुपया से हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि आंसर हमें किस में पूछ रहा है? परसेंटेज में दिया हुआ। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ये ए है, ये बी है। बी की आय अगर हम 100 मान लिए तो ए की आय कितना हो गया? 120। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? ए की आय बी की आय ए की आय से कितना कम है? देखिए ये इससे कितना कम है?
बी की आई ए की आई से कितना कम है, कितना कम है, तो कहिएगा सर -20 कम है, कितना पे, जिसमें से लगा रहे, ए किसमें से है, ए में, बटे 120 कर दीजिए। -1/6 का अर्थ हो गया इतना कम, 1/6 का फ्रैक्शन में दिया हुआ 1/6, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 16.66%, 16.66%, या इसको और लिख सकते हैं और में 16 सही 2/3%, जो ऑप्शन दिया रहे यहां से कर सकते हैं। ए बी से, ए की आई बी से 20% अधिक है, तो 100 से 120 हो गया। अब पूछ रहा है कितना कमी है, 120 100 से कितना कम हो गया, 20 कमा कितना पे, 120 पे। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ए बी रूल से भी बना सकते हैं आप लोग। देखिए दूसरा तरीका, ए की आई बी की आई से 20% अधिक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, कहिएगा सर 1/5 होता है, 1/5 है ये ज्यादा। ए बी रूल क्या कहता है हमारा, किसी भी दो प्रोडक्ट का गुणनफल अगर कांस्टेंट हो तो हम ए बी रूल लगा सकते हैं। एक इतना ज्यादा है एक, तो बी कितना हो जाएगा, देखिए ये प्लस में है तो चिन्ह माइनस का आएगा, ऊपर एक है तो एक रख दीजिए, प्लस है तो दोनों जोड़ के नीचे लिख दीजिए। 1/6 कितना प्रतिशत के बराबर होता है, 16.66%। आप ए बी रूल से भी प्रश्न को बना सकते हैं और नॉर्मली गुना करके बेसिक से 100 मान के भी बना सकते हैं प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कर रहा है 2000 रुपये की कीमत वाली एक वस्तु पर 5% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2000 रुपया हमारा क्या है, अंकित मूल्य है, उस पर 5% का छूट दिया जाता है, तो उस वस्तु का कॉस्ट सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 2000 रुपया है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/20, 1/20 होता है, तो 20 पे 1 रुपया का छूट मिलता है, मतलब 20 छूट, 1 रुपये का छूट हो गया, ये कितना हो गया 19/20, काट दीजिए, 20 से ये खत्म, 2 जीरो हम बैठ जाएगा, एसपी कितना हमारा निकल गया 1900। मार्क प्राइस से हम अगर 5% कम कर दें 2000 को, हमारा क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक रोम्बस के आकार का सपोर्ट स्ट्रक्चर है, एक रोम्बस के आकार का सपोर्ट स्ट्रक्चर है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। आप इसको नॉर्मली फिगर से भी बना सकते हैं, और एक चीज और हम आपको बताए थे, क्या याद कीजिए, बताए थे साइड बराबर होता है डी, पहला D1 बटे D2 का स्क्वायर। D1 क्या हो गया, विकर्ण का हाफ, इक्वल टू इज टू D2 का हाफ होता है, मतलब पहला विकर्ण का हाफ बराबर दूसरा विकर्ण का हाफ। यहाँ पर दिया हुआ है भुजा 10 सेंटीमीटर, और ये किस रूप में होता है, तो ये ट्रिपलेट के रूप में होता है, हमेशा किस रूप में होता है, ट्रिपलेट के रूप में। देखिए भुजा 10 है हमारा, और एक विकर्ण हमारा कितना है 16, D1 बराबर 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 8, 10 8, और किसके रूप में हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12। आप यहां से भी लगा सकते थे ये 12, क्यों, 3 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, अब बेसिक एक समचतुर्भुज बना लीजिए। समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करता है और 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसकी एक भुजा जो है समचतुर्भुज का वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण जो एक विकर्ण है 16 सेंटीमीटर, यानी ये 8, तो ये 8 विकर्ण दो बराबर भागों में काटता है, तो हमारे पास क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना इस टाइप का। ये कोण 90 डिग्री है, ये 10 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। जब ये 6 हो गया, ये भी 6, टोटल विकर्ण यहाँ से कितना निकल गया, 6 6 12। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, इस तरीका से भी बना सकते हैं, तो इसमें क्या चीज है, थोड़ा ट्रिपलेट हमको याद रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पिरामिड आकार का पजल पीस ठीक 4 सेंटीमीटर गहराई वाले वर्ग आधारित छेद में फिट होता है, यदि आधार 6 सेंटीमीटर हो तो पिरामिड का आयतन कितना होगा। सिंपल सा हमसे क्या पूछ रहा है, पिरामिड का वॉल्यूम, और पिरामिड का बेस किस आकार का है,
तो एक वर्ग के आकार का है। तो पिरामिड का आयतन क्या होता है सभी लोग को पता होगा। देखिए पिरामिड हमारा क्या बना हुआ है, इस आकार का, एक वर्ग के आकार, एक वर्ग के आकार का पिरामिड बना हुआ है। ठीक है, ये पिरामिड बना हुआ है। ये 6 सेंटीमीटर इसका वर्ग है और 4 सेंटीमीटर गहराई है ये। तो पिरामिड का आयतन क्या होता है सभी लोग को पता है, फिगर बनाना भी जरूरी नहीं है, आपको आयतन सिर्फ पता होना चाहिए। पिरामिड का क्या आयतन होता है, पिरामिड का आयतन क्या आयतन होता है, कहेगा 1/3 गुने बेस एरिया इंटू हाइट। 1/3 गुने बेस एरिया इंटू हाइट होता है पिरामिड का आयतन। बेस हमारा क्या है, वर्ग के आकार का है। 1/3 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस एरिया, यानी जिस आकार का वो बेस हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, एक भुजा है 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 36, और हाइट हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। 12 तिया 36, 12 चौका 48। तो पिरामिड का आयतन कितना हो गया 48 सेंटीमीटर क्यूब। प्रिज्म का आयतन होता है बेस एरिया इंटू हाइट। अब पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शंक्वाकार प्लास्टिक ठीक ठाक एक बेलनाकार पात्र में फिट होता है। दोनों के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु और बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बताइए कि उसके त्रिज्या भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो दोनों का आयतन का रेशियो पूछ रहा है। और दोनों में क्या क्या सेम हो सकता है, कहेगा सर शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोनों जगह पाई आर स्क्वायर एच कॉमन है, कट जाएगा। तो क्या रेशियो हो जाएगा 1:3 में। क्या हो जाएगा 1:3 में। अगर आपको समझ नहीं आया है तो दोनों का आयतन को बराबर कर दीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां से ये खत्म, यहां से ये खत्म, 1:3 में चला जाएगा। दोनों का आयतन बराबर है तो दोनों आयतन का अनुपात हमसे पूछ रहा था, दोनों का आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, सभी लोग का पता होगा, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय होगा। यदि अप्रमेय होगा तो नहीं होगा। नेचुरल प्राकृतिक संख्या होगा, यह परमेय का ही हिस्सा है, उसी का हिस्सा है सब, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा परमेय हो जाएगा। मान के चलिए दो परमेय संख्या ले लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं और एक 3/2 लेते हैं। इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 0 गुने 3/2, 0 के बराबर। 0 क्या हो जाता है एक परमेय संख्या हो जाता है। आप इससे भी बना सकते हैं, कोई एग्जाम्पल लेना जरूरी नहीं था यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक किताब की दुकान ने 145 की औसत कीमत पर 120 अलग अलग उपन्यास खरीदे। उसने 40 उपन्यास 20% लाभ पर, 60 उपन्यास 10% की हानि पर बेचे और बाकी उपन्यास को एक कॉम्बो डील में बेचा, जिसमें उसे शेष उपन्यास की कुल कीमत पर 30% का लाभ शामिल था। कॉम्बो डील के प्रति उपन्यास का विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। देखिए एक किताब की दुकान है 145 की औसत कीमत पर 120 अलग अलग उपन्यास खरीदे। इसका अर्थ क्या हो गया, एक उपन्यास की कीमत कितनी होगी 145 रुपया। ये चीज आप समझ सकते हैं। अब कह रहा है कि 120 उपन्यास खरीदा, जिसमें 40 उपन्यास को 20% लाभ, 60 उपन्यास को इतना हानि पर बेचा, तो कितना उपन्यास बच गया 40 और 60 100 उपन्यास को वो तो बेच दिया, 20 उपन्यास बचा, 20 उपन्यास को 30% के लाभ पर बेचा जाता है। हमें 20 से कोई मतलब नहीं, हमसे क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य। एक उपन्यास की कीमत कितनी है 145 रुपया, तो 20 से हमें कोई लेना देना ही नहीं। सिंपल सा हम करेंगे, एक उपन्यास कितनी कीमत है 145 रुपया, इसको कितना पे बेचा जाता है 30% के लाभ पर। यह कॉस्ट प्राइस है, इसको हम 30% ज्यादा बढ़ा के लिखे बेचेंगे तो क्या हमारा प्राप्त होगा सेलिंग प्राइस। वही तो हमसे पूछ रहा है 130/100, 0 से 0 खत्म। 13 से गुना कीजिए, 13 × 5 = 65 का 5 हासिल 6,
13 चौका 52 और 6 58 का 8 हासिल 5, 13 का 13 5 18 बटे 10। इसको हम लिख सकते हैं 188.5। क्या लिख सकते हैं? 188.50। कोई दिक्कत नहीं है। क्या था प्रश्न में? सिर्फ प्रश्न लंबा चौड़ा था। प्रश्न को आसानी से देखिए। एक किताब की दुकान ने 145 की कीमत पर 120 अलग अलग उपन्यास खरीदे। मतलब एक उपन्यास की कीमत 145 रुपया पर वो उपन्यास खरीदा। उसने 40 उपन्यास को 20% लाभ पे, 60 उपन्यास को 10% की हानि पर बेचा और बाकी उपन्यास को एक कॉम्बो डील में बेचा। इसमें शेष उपन्यास की कुल कीमत पर, मतलब कुल कीमत कितनी, या तो इसको 20 से गुना कीजिए, एक वस्तु का कीमत निकाल लीजिए, 30% लाभ पर बेचा। तो कॉम्बो डील में अंतिम में क्या पूछ दिया आपसे? प्रति उपन्यास का बिक्री मूल्य क्या होगा। तो हम क्यों भैया 20 से गुना करें, हमसे पूछ तो रहा है वो प्रति का। तो अभी एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना हो गया? 145 रुपया। उस पर 30% का लाभ पर बेचा जाए तो 145 गुने 130 बाई 100 करेंगे तो यहां से एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वास्तुकार एक आधुनिक इमारत का मुखौटा त्रिभुजाकार कांच की प्लेट से डिजाइन करता है। प्रत्येक त्रिभुज के कोण 2, 3, 7 के अनुपात में हो तो पैनल में सबसे बड़े कोण कितने अंश का होगा? सभी लोग को पता होगा 3, 2, 5 और 7 12। 12 बराबर किसके बराबर है? 180 के बराबर। इसको हम एक्स के रूप में मान सकते हैं। जोड़ लीजिए, सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 2x जोड़ 3x जोड़ 7x बराबर 180 डिग्री। 7 3 10 2 12, 12x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहां से x बराबर कितना निकल के आया? 15 डिग्री। x बराबर क्या निकल के आया? 15 डिग्री। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 2x प्लस 3x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री। यहां से 12x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना? 15 डिग्री। पैनल में सबसे बड़ा कोण कितना डिग्री का? पैनल में सबसे बड़ा कोण कितना है? 7x। x का वैल्यू कितना है? 15। 7 गुने 15 105 डिग्री। कितना है? 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। एक कलाकार ने त्रिभुज एबीसी बनाया। उसने उसकी सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर अंदर एक त्रिभुज डीईएफ बनाया। ठीक है। त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का कितना अंश होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आइए देखते हैं। एबीसी एक त्रिभुज बनाता है इस टाइप, और इसके मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज और बनाया। इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये ले लीजिए, इसका मिड, ये तीनों को मिला के एक त्रिभुज और बनाता है। ये इसका नाम है ए, बी और सी, और इसका नाम दे दीजिए डी, ई और एफ। ये दिया, बनाया। तो पूछ रहा है कि बड़ा का अंश छोटे के अंश का कितना अनुपात होगा। देखिए, जब किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिलकर एक बनाया जाए तो यह त्रिभुज सभी को बराबर भागों में बांटता है। किसमें बांटता है? तो बराबर भागों में बांटता है। ये एक होगा रेशियो, ये भी एक, ये भी एक, मतलब सभी को बराबर भागों में बांटता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल, सॉरी डी, त्रिभुज डीएफ का एरिया और एबीसी के एरिया का अनुपात क्या होगा? डीएफ का एरिया कितना हो जाएगा? तो एक। यहां से लिख दीजिए, डीएफ कितना है? एक है। ये कितना है टोटल? 1 2 3 और 4, 1:4 में। जब भी मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाए, किसी त्रिभुज के मिड पॉइंट से बना को मिलाकर, तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट से मिलाकर एक त्रिभुज ट्रायंगल का निर्माण करे, तो क्या होगा? ये त्रिभुज सभी बराबर भागों में बांटेगा। ये एक, तो ये एक, सभी एक। एक रेशियो कितने के बराबर है? 4 रेशियो के बराबर है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक किसान की त्रिभुजाकार भूमि के शीर्ष 2,3, बी 8,3 और सी 5,9 है। वह खेत के केंद्रक पर एक पुतला लगाना चाहता है। केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसको हम x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2
y2, इसको x3 और y3 मान सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के निर्देशांक निकालते हैं कैसे हैं। x पर एक बार लगा दीजिए, x निर्देशांक निकालने के कैसे, x1 जोड़ x2 बटे x3 और जितना है उससे भाग दे दीजिए। फिर y निर्देशांक निकालने के लिए y पे y1 जोड़ y2 जोड़ y3 जितना है उतना से भाग दे दीजिए। x1 कितना है 2, y1 y2 8, x1 x2 और x3 5, 3 से भाग दीजिए 15 बट्टे 3 यानी 5। ये दोनों ऑप्शन तो यही खत्म हो गया, नहीं होगा क्योंकि x 5 आएगा। ठीक है, y1 कितना है 3, y2 कितना है 3 और 9, 3 3 और 9, 3 जोड़ 3 जोड़ 9 बट्टे 3, ये भी 15 आ रहा है, 15 बटे 3 5। हमारा केंद्रक क्या निकल जाएगा, केंद्रक बराबर 5,5 क्या निकल के आया 5,5। ऑप्शन नंबर ए सिंपल सा है। एक्स एक्सिस को एक साथ जोड़ के 3 जितना संख्या है उतना भाग दे दीजिए, वाई एक्सिस को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। अगर 2 पे निकालना है तो 2 से, 3 पे है तो 3 से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22% एथेनॉल युक्त एक मिश्रण को A% एथेनॉल युक्त मिश्रण अन्य मिश्रण के साथ 6:7 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि अंत में मिश्रण में इथेनॉल का प्रतिशत 15% हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। मिक्सर एलिगेशन का सबसे आसान सा प्रश्न है, एलिगेशन लगाना है प्रश्न में, सभी लोग को पता भी होगा। आप एलिगेशन लगा दीजिए या वेटेज एवरेज लगा दीजिए, दोनों एक ही होता है। हम एलिगेशन लगाते हैं। देखिए 22% एथेनॉल है, एक दूसरा मिश्रण है जिसमें A% एथेनॉल, इन मिश्रण को 15% में मिलाया जाता है। तो ये रेशियो जो हमारा बनता है 6:7 में आता है। यहां से कोई डाटा आएगा, एक डाटा यहां से आएगा। कोई दिक्कत, ये चीज आप एलिगेशन क्या कहता है, बड़ा डाटा में से छोटा डाटा को हटाना। 22 में से 15 गया तो 7, ये 7 का रेशियो है यानी 1 का मल्टीपल है। यहाँ क्या हो जाएगा 6, ये 6 की जगह पे बॉक्स में आ जाएगा। एक बार हम क्या किए हैं देखिए, अब यहाँ पर क्या आएगा, हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर क्या आएगा, ये डाटा हमसे। एक बार हम 22 को 15 में से घटाए हैं, 22 में से 15 घटाए हैं। अब क्या करेंगे, 15 में से उस संख्या को घटाएंगे। 15 में से क्या घटाएं जो हमें 6 प्राप्त हो जाए, तो हम इसको भी घटा सकते हैं। 15 में से 6 गया तो कितना 9, ये 9% के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9% के बराबर। एक बार हम क्या करते हैं, बड़ा में से हम छोटा घटाए तो 22 में से 15, यहाँ पर बड़ा कौन है 22, तो 15 घटाए तो 7 आए। अब ये बड़ा 15 होगा, 15 में से 6 प्राप्त हो जाए, या तो हम सिंपल देख सकते हैं या 15 को 6 घटा दीजिए तो 9 प्राप्त हो जाएगा। दोनों चीज आप कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक धनराशि 10% ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2100 रुपया हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,100 रुपया हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। सिंपल सा चीज है ये। देखिए 10% हमारा रेट है, जब 10% रेट रहे हम क्या जानते हैं 1/10 होता है। ये राशि एक साल में 10 से 11 होता है। ये प्रिंसिपल हमारा हो गया, ये अमाउंट होता है, सभी लोग को पता होगा। प्रिंसिपल अमाउंट में क्या होता है 10% 1/10, 1 रुपया ब्याज जुड़ेगा तो 11 रुपया क्या हो गया मिश्रधन हो गया। 2 वर्ष का खेल है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। 100 अनुपात 121, ये 121 का वैल्यू कितने के बराबर है 12100, मतलब 100 गुना है। इसको भी 100 गुना कर दीजिए, 1 पर 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो आंसर आ जाएगा। 10% का अर्थ 1/10, 10 रुपया मूलधन तो 1 रुपया ब्याज मिला के मिश्रधन कितना हो गया 11 रुपया। कहानी 2 वर्ष का खेल है तो स्क्वायर कर देंगे,
10 से 11 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। 121 का वैल्यू 121 पर 2 जीरो था, मतलब 100 गुना था, इसको भी 100 गुना कर दिया, आंसर निकल गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 84 और 21 हैं। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न रहे, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दे दिया जाए और दो संख्या का रेशियो दे दे, तो क्या करेंगे, जो एलसीएम है उससे गुना कर दें, तो संख्या हमारा 21 और 84 हो जाएगा। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सिंपल हम क्या निकाल के लगा देंगे, 84 हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, महत्तम समावर्तक एचसीएफ जितना आ रहा है उससे दोनों को गुना कर देंगे, वही हमारा संख्या आएगा। अगर आप समझने में दिक्कत है तो आइए देखते हैं। सभी लोग को पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है, किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होता है। एलसीएम हमारा दिया हुआ है 84, एचसीएफ कितना है 21। संख्या 1:4 में है तो इसको हम x मान सकते हैं, x इंटू 4x, 4 से 21 बार, 21 गुने 21 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर कितना रहेगा सर 21। अगर 21 को इससे गुना करेंगे तो 21 गुने 4 कितना हो जाएगा 84। दो संख्या हमारे पास है, 21 एक हो जाएगा 21 एक्स का वैल्यू और 4x का वैल्यू कितना 84। वही किए हम, क्या बता दिए डायरेक्ट, जितना हमारा एचसीएफ आ रहा है उसे हम गुना कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कुत्ता 200 मीटर की दूर एक खरगोश का पीछा करना शुरू करता है। कुत्ता 25 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है, ठीक है, और खरगोश 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। कुत्ते द्वारा खरगोश को पकड़ने से पहले वह कितनी दूरी तय कर ली होगी। खरगोश तो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, उसके पीछे पीछे एक कुत्ता 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से चल रहा है, मतलब कहीं न कहीं जाके वो मिला होगा। तो क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया। एक ही दिशा में जब जा रहा हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस होता है, दोनों का स्पीड माइनस हो जाए। यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा 205, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, तो कितना आ जाएगा 40 सेकेंड। कुत्ते द्वारा खरगोश को पकड़ने से बोले कितनी दूरी तय कर गई होगी। अब देखिए डिस्टेंस पूछ रहा है खरगोश का, खरगोश के पकड़ने से पहले वो खरगोश कितना दूरी तय कर लिया होगा। डी बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है खरगोश का 20 गुने 40, 800 मीटर की दूरी वह तय कर ली होगी। कितना 800 मीटर की दूरी तय कर ली होगी। 40 आ गया, 40 सेकेंड, 20 गुने 40 कीजिएगा तो 800, आप यहां से लिख सकते हैं। चलिए 800 मीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए हम वर्गमूल निकालने के लिए बैठेंगे नहीं, हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो मतलब इसका वर्ग किसी संख्या का अगर 6 है तो यह संख्या ओरिजिनल कितनी होनी चाहिए 11 या 12। यहाँ पर संख्या 2 2 4 2 6 2 8 है, ये नहीं होता है, इससे कम है, ये भी नहीं हो सकता। जब ये नहीं होगा, ये 2 2 4 2 6 है, ये इससे एक कम है, ये भी नहीं होगा। आप यहाँ से डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। वैसे भी देखिएगा संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, जब संख्या 8 है तो वो कितना का उसका वर्ग हो जाता है, बताए थे कल ही, उसका हाफ हो जाता है, तो उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। सिंपल लगा सकते हैं टिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी रेखा का समीकरण y बराबर 2x माइनस 1 हो तो रेखा का ढलान क्या होगा, रेखा का स्लोप क्या होगा। जब y बराबर 2x माइनस 1 हो तो रेखा का स्लोप पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होता है, कहेंगे सर y बराबर mx प्लस c, जहां m क्या है, m बराबर स्लोप, जिसको क्या कहते हैं ढलान, m क्या है स्लोप है। यहां से देखिए y बराबर 2x माइनस 1 है, ये दो क्या है, तो कहिएगा सर दो हमारा क्या है
दो बराबर एम है। दो किसके बराबर है? एम के। एम क्या होता है? स्लोप के बराबर है। यहाँ पर स्लोप कितना हो गया? 2। आप देखते ही बता सकते हैं इसका स्लोप 2 हो गया। कब? जब आपको ये पता हो y बराबर एम एक्स प्लस सी। एम क्या है इसमें? स्लोप। एम बराबर स्लोप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो वृत्त जिनमें एक की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो केंद्र के सेंटीमीटर की दूरी 20 सेंटीमीटर की दूरी है। दोनों वृत्त के एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची गई हो, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न में दो प्रकार का टेंजेंट हमसे पूछता है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मतलब सीधी उभयनिष्ठ रेखा एक पूछा जाता है हमसे डायरेक्ट, और एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसको बनाने के लिए हमें कोई फार्मूला याद नहीं रखना होगा, हमें सिंपल सा क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान में रखना होगा, उसी से हम डील कर लेंगे। देखिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, उसके बाद कोई भी प्रश्न ऐसा रहेगा तब लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, सॉरी दो बना लेंगे। देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये 90। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा हाइपोटेनस होगा, वह केंद्र के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगा? हमारा हाइपोटेनस हमेशा। तो केंद्र के बीच की दूरी कितनी है? 20। ये जो हाइपोटेनस होगा वो हमारा होगा केंद्र के बीच की दूरी। बीच की दूरी ये भी होगा केंद्र के बीच की दूरी। केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। आप इस रेखा को या इसको किसी को भी मान सकते हैं। हम इसको क्या मान लिए? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टीसीटी। इसको तो हम मानना पड़ेगा हमको डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दो चीज हमें पता हो गया, समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालना है। तीसरी भुजा जो होता है हमारा, वह ट्रांसवर्स में देखेंगे तो दो त्रिज्याओं का डिफरेंस R1 जो R2 होता है, और यहाँ पे क्या होता है? R1 माइनस R2। ये मॉड लगा है, माइनस का चिन्ह हम नहीं देखेंगे, बड़ा में से छोटा को घटाना है, दोनों तरफ मॉड लगा हुआ है। ट्रांसवर्स रहेगा, सिर्फ इतना याद रखना है, दोनों में ऐड कर देंगे त्रिज्या को। अगर डायरेक्ट रहे तो मतलब दोनों का अंतर ले लेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या पूछ रहा है? डायरेक्ट कॉमन। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दिए। अब देखिए उनकी त्रिज्या 13 और 5 सेंटीमीटर है। क्या पूछ रहा है? इस स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 13 माइनस 5, ये हो गया। केंद्र के बीच की दूरी, इसको यहां लिखते हैं। हमको डीसीटी निकालना है। क्या निकालना है? डीसीटी। अगर हमसे ट्रांसवर्स पूछता है तो यहां हम दोनों को ऐड कर देते हैं। डीसीटी पूछा है तो माइनस किया है। देखिए R1 प्लस R2 हो जाएगा ट्रांसवर्स में, R1 माइनस R2 हो जाएगा डायरेक्ट में। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 8। समकोण त्रिभुज में अगर हाइपोटेनस और बेस हमारा लंब पता हो तो बेस आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कहेंगे सर? कर्ण का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, 400 माइनस 64 कितना के बराबर हो जाएगा? 336 के। 336 सेंटीमीटर। हमें कोई फॉर्मूला याद रखना है, कहाँ माइनस लगाना है, कहाँ प्लस लगाना है, कुछ नहीं। हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान में रखना है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या? तो एक ट्रांसटीसिटी, एक डीसीटी। हाइपोटेनस जो होगा केंद्र के बीच की दूरी होगा। दो त्रिज्या जो दिया होगा, अगर ट्रांसवर्स निकालेंगे तो R1 प्लस R2, डायरेक्ट निकालेंगे तो R1 माइनस R2। ए और बी का योग सी और डी के योग से 300% अधिक है। देखिए ए और बी का जो योग है वह सी और डी के योग से 300% अधिक है। अगर हम सी और डी एक मानते हैं तो इसे 300% अधिक है तो 4 हो जाएगा। सी डी से 50% अधिक है, सी डी से 50% अधिक है। अगर ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। 50% अधिक का मतलब 1/2, मतलब 2 से 3 होना, सभी लोग को पता होगा। ए बी से 200% अधिक, ए बी से 200% अधिक है। अगर हम बी 1 मानते हैं तो ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये दिया हुआ है सभी, ठीक है।
यहाँ पे डी बराबर 200 दिया हुआ है। डी कितना है हमारा, ये 200 का वैल्यू 200 के बराबर, मतलब कितना गुना है ये 100 गुना, ये भी 100 गुना हो जाएगा 300। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखिए सी और डी, यहाँ कितना आ गया 500, ये कितने के गुना के बराबर होता है 500 के बराबर, यहाँ 500 लिख दीजिए, दोनों का योग 500 तो ये 500। सी ये 1 गुना है तो ये 4 गुना है प्रश्न में अनुसार, ये 500 है, ये कितना हो जाएगा टोटल 2000। क्यों, क्योंकि इसका 5 गुना करेंगे, रिलेशन लेते जाएंगे। डी का दिया हुआ था रिलेशन, इससे रिलेशन हम एपी पे आ गए। अब हमसे पूछ रहा है ए का मान ज्ञात कीजिए। ए बी का टोटल मान कितना है, 4 का मान कितने के बराबर है 2000 का। ए का मान हमें पूछना है, टोटल मान है 2000 रुपया, 4 पे तो 3 पे कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। 500 गुने 3 कितना हो जाएगा 1500, कितना हो गया 1500। प्रश्न के अनुसार जैसे स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था, ए और बी का योग जो है सी और डी के योग से 300% अधिक है। सी और डी का योग अगर एक माने इससे 300% अधिक है, ये 300% अधिक है, ये क्या है 300% अधिक है, 300% अधिक है, तो ये 1 है तो इसका 4 हो जाएगा। अब प्रश्न कहता है सी डी से 50% अधिक है, सी डी से ये इससे 50% अधिक है, 50% अधिक है, ये 2 है तो ये 3 हो गया। अब प्रश्न में कहा ए बी से 200%, बी से 200% प्लस 200%, सभी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो रिलेशन दिया हुआ था वो रिलेशन के अनुसार प्रश्न को सॉल्व कर दी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक राशि 10% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजन है पर उधार दी जा रही है। पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, पहले वर्ष का जो मिश्र धन है दूसरे वर्ष के मिश्र धन का क्या रेशियो होगा। देखिए 10% का अर्थ क्या होता है, 10% का अर्थ हो गया 1/10। कोई राशि एक वर्ष में 10 से 11 हो जाता है, ठीक है। पहले वर्ष में जो इसका प्रिंसिपल हो गया वही दूसरे, ये क्या हो गया अमाउंट हो गया। तो पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन और दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन का अनुपात क्या होगा, हमेशा जो अनुपात रहेगा यह किसके 10:11 के अनुपात में रहेगा। किस अनुपात में रहेगा 10 से 11 हो जाएगा। अगर दूसरे और तीसरे वर्ष का भी पूछता तो अनुपात इसका बदलेगा नहीं, अनुपात क्या रहेगा हमेशा 10 से 11 में ही रहेगा, 10 से 11 ही रहेगा हमेशा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 40% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। किसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। जब ऐसा रहे तो आप सभी लोग याद रखिएगा S1/S2 बराबर होता है T1/T2, दोनों को बराबर कर दीजिए। 40% ब्याज हो जाता है 40/100, मान लीजिए 100 का 40% हो जाता है 6 वर्ष में, तो T2 हमसे पूछ रहा है, यहां से T2 निकाल दीजिए, 0 से 0 खत्म, 2 बार में, 3 बार में, 5 बार में, T2 बराबर कितना 5 या 15 वर्ष, कितना हो जाएगा 15 वर्ष। आप इसको इससे भी बना सकते हैं, SI बराबर कितना होता है PRT/100 से भी बना सकते हैं। अब इससे भी लगा सकते हैं, इसके थ्रू भी लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु पर दी गई छूट का मूल्य अंकित मूल्य का 2/17 है, तो छूट का मूल्य विक्रय मूल्य से कितना अनुपात हो जाएगा, आराम से लगाइएगा 2:15। देखते ही प्रश्न को आसानी से हल कर दीजिए। देखिए एक वस्तु का मार्कअप है, डिस्काउंट है और एसपी है, ये 3 चीज है। अंकित मूल्य का 17/2 है, अगर मार्क प्राइस 17 है, डिस्काउंट 2 है, एसपी कितना हो जाएगा 15। पता होगा आपको एसपी बराबर होता है मार्कअप इंटू माइनस डिस्काउंट। तो क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य से अनुपात क्या होगा, छूट का मूल्य विक्रय मूल्य से, छूट 2 हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2:15। बहुत ही आसान सा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहित और रोहित ने एक कार्य को 6600 रुपया में लिया। मोहित अकेले उस कार्य को 25 दिनों में करता है और रोहित अकेले उस कार्य को 30 दिनों में कर सकता है।
वे साथ मिलकर कार्य करते हैं, उनको मिलने वाली राशि का अंतर रुपया ज्ञात कीजिए। ये हमसे पूछ रहा है। देखिए कौन कौन है, मोहित और रोहित। मोहित और रोहित, मोहित और रोहित दो व्यक्ति हैं। टाइम का जो अनुपात है वह मोहित अकेला 25 और रोहित अकेला 30 दिनों में करता है। 25 और 30 दिन में करता है। तो इफिशियंसी का क्या हो जाएगा, टाइम का उल्टा हो जाएगा, दो ही व्यक्ति हैं, ये 30 हो जाएगा, ये 25। यहां से रेशियो को छोटा कर लीजिए, 6 पचे 30 और 25 25, 6,5। वे साथ मिलकर कार्य करते हैं, उनको मिलने वाली राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। मोहित और रोहित एक कार्य को 66 दिनों में 6600 रुपया करता है। 11 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 6600। अंतर पूछ रहा है, अंतर कितना है, एक यूनिट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। कितना गुना है, 600 गुना है। ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 600 के बराबर हो जाएगा। यही हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर सी। मोहित और रोहित, मोहित एक काम को 25 दिनों में, रोहित एक काम को 30 दिनों में करता है। टाइम का उल्टा क्या होता है, इफिशियंसी होता है। 30 25 आ गया, दोनों का इफिशियंसी 6 और 5 हो गया। मतलब 11 यूनिट काम को वह 6600 रुपया लेता है 11 काम करने के लिए। एक काम करने के लिए दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, एक काम करने के लिए कितना, 600 रुपया लेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पी तथा क्यू अकेले एक कार्य करते हुए कार्य को कम से 5 दिनों में 15 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए पी एक कार्य को 5 दिनों में करता है, क्यू एक कार्य को 15 दिनों में करता है। वह बारी बारी से काम करता है। टोटल कार्य यहां से कितना निकल गया, 15। इसका क्षमता कितना, ये 3 यूनिट काम करेगा, ये 1 यूनिट काम करेगा। निकाल लिया एलसीएम से। अब कहता है कि वह बारी बारी से एक दिन कार्य छोड़ के करता है। एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डे में करेगा कितना, 4 काम। एक दिन 3 काम, एक दिन में 2 दिन में कितना काम करेगा, ये 2 दिन में काम करेगा 4 काम। हमें 15 काम करना है, ठीक है। 3 से दोनों तरफ गुना कीजिए, 6 डे में 12 काम हो गया। कितना काम बचा, 3 काम बचा। कौन जाएगा करने के लिए, पी काम का शुरुआत करता है। प्रश्न में दिया हुआ है पहले दिन पी कार्य करता है, मतलब पी पहला दिन काम करने गया होगा। एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, एक दिन लेगा ये पूरा, और कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। टोटल काम हमारा कितना हो गया, 7 दिन में 15 काम। 7 दिन में कितना काम हो गया, 15 काम। 7 दिन में कितना काम हो गया, 15 काम। कुछ नहीं था। पी 5 दिन में, क्यू 15 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लिए। टोटल काम हमारा कितना हो गया, 15। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, एक दिन में 3 काम करता है, क्यू एक दिन में 1 काम करता है। दोनों मिलके 2 दिन में 4 काम करेगा, ठीक है। तो 3 दिन में 12 काम करेगा। पहले काम करता है पी, काम की शुरुआत करता है, तो पी एक दिन और एक्स्ट्रा लेगा, टोटल काम को समाप्त कर देगा। चलिए आज का क्लास यही खत्म हुआ। अगर आपको लोगों को क्लास अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को, हमारे चैनल विद्यादान को सब्सक्राइब कीजिए।